हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास टेंथ के जो मॉडल पेपर है मैथ्स के, वो मॉडल पेपर 1 झारखंड बोर्ड का जो जारी किया गया है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जिसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बोला है कि जो 120 है उसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए 120 को हम लोग देखिए 120 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा आपका। 2 से कितने बार में कट जाएगा? 60 बार में। ठीक है, फिर 2 से कितने बार में कट जाएगा आपका? 30 बार में। फिर 2 से कितने बार में कट जाएगा आपका? 2 से कट जाएगा आपका 15 बार में। और इसी तरह फिर 15 आपका कट जाएगा कितने बार में? 3 से 5 बार में। इस तरह देखिए हमको जो गुणनखंड मिला हो, हमको क्या क्या मिला? 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने कितना मिल गया आपको? 5। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 2 गुने, देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने में कितना? 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, सॉरी ऑप्शन 2 में नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 गुने कितना? 5। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, एकदम बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम लोग पूरा चैप्टर, पूरा पेपर। देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्ती 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HCF इंटू LCM बराबर होता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसके बराबर होता है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में HCF आपका 9 दे रखा था, तो 9 हमने रख दिया HCF की जगह। LCM नहीं दिया, LCM पूछा गया। और दो संख्या आपको दे रखा है, 306 और दूसरा क्या? 657। तो इन दोनों संख्या को जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 201042। ठीक है, और देखिए इधर 9 इधर गुना में है, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम को अलग रखना पड़ेगा। 9 इधर गुना में था, इधर किस में आ गया? भागा में। और 9 से जब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा आपका कितना? 2238। तो जो एलसीएम होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 2238, जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि 15 और 25 का HCF क्या होगा। ठीक है, 15 और 25 का HCF क्या होगा? सॉरी इसमें ऑप्शन लिखने हम भूल गए हैं, लेकिन देखिए कोई बात नहीं, HCF निकालते। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 15 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से कितने बार में कट जाएगा? ये 5 बार में। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुने 5। 3 गुने कितना? 5। और जब 25 का कीजिएगा तो 5 से ये कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो देखिए HCF क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो मिलने वाला कॉमन होगा और जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? HCF। तो दोनों में देखिए आपका क्या मिल रहा है? दोनों में आपका मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, और यही सबसे बड़ा है। तो जो आपका HCF होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, बोला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली जगह होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद होगा शून्यकों का योग यदि आपको √2 और गुणनफल आपको कितना दे रखा है? 1/√3। तो पूछा है कि द्विघात बहुपद आपका कितना होगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो द्विघात बहुपद होगा आपका, उसका सूत्र निकालने के लिए हम लोग याद रखना होगा, आपको क्या याद रखना है? देखिए कि x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा, और इसी को बोलते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यकों का योगफल। और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना? 0। क्योंकि ये देखिए जब 0 लगाएंगे तो ये पूरा आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहां से यहां तक लीजिएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो चलिए देखिए जो जो दिया हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और जो शून्यकों का योगफल है वो आपको दे रखा है कितना? √2। कितना दे रखा है? √2। देखिए यहाँ पे जहाँ अल्फा प्लस बीटा था उसके जगह कितना रख दिया हम? √2, और इंटू में एक्स था, इंटू एक्स कर दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह देखिए शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हमको कितना दे रखा है? 1/√3। यहाँ पे हम कितना रख दिए? 1/√3 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना लगा दिए? 1 लगा दिए। इसके नीचे कितना लगा दिए? 1। यहाँ पे कितना लगा दिए? 1। अब देखिए 3, 1 और 1 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 तो देखिए ये सब में 3 नहीं था तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा आपका? 1 चला जाएगा। अब आगे देखिए 3 इधर भाग में है, 3 इधर भाग में है आपका, देखिए यहाँ पे 3 इधर भाग में है, इधर चला जाएगा गुना में, ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो समीकरण होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x और प्लस क्या? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका द्विघात बहुपद, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बोला है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो? देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको बहुपद दे रखा है, अब पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा शून्यक है और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि जो शून्यकों का जो आपका योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका सूत्र होता है -b/a। और आपसे पूछा भी यही है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, शून्यकों का योगफल। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका दिख रहा है -b/a, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? -b/a। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा। देखिए पूछा है px का शून्यक पूछा है, तो देखिए px का जो शून्यक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो अक्ष दिया है ये कहीं x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। ये जो रेखा है ये आपका कहीं x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तो शून्यक होगा ही नहीं। तो px का जो शून्यक का संख्या होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बोला कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है? 0 है। मैं यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2 का, तो समीकरण का युग्म क्या होगा? अद्वितीय होगा, अनेक होगा, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा। तो याद रखिएगा जब दो बराबर दे रखा हो आपको, ठीक है, जब आपको क्या दे रखा हो? दो बराबर दे रखा हो, क्या दे रखा हो? a1/a2 इक्वल टू b1/b2, सॉरी देखिए यहाँ पे दे रखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 का, तो याद रखिएगा ये आपका समांतर होता है और इसका कोई भी हल आपका नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला 2x माइनस 3y बराबर 0 है, 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 है, द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होगा? संपाती होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या लंबवत? तो देखिए अब सरल रेखा होगा, क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? a1/a2 को चेक करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे a1 का मान आपका कितना हो जाएगा? 2, देखिए लिख दिए 2। a2 का मान कितना हो जाएगा आपका? 3, देखिए यहाँ पे लिख दिए 3। b1 का मान कितना हो जाएगा? -3, लिखा हुआ है -3। b2 का मान हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और c1 का मान हो जाएगा 0 और c2 का मान कितना हो जाएगा? +20। तो चलिए अब चेक करते हैं
a1/a2, ठीक है। अब देखिए जब a1/a2 चेक किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे a1/a2 जब चेक करेंगे तो a1 के जगह मान रख दिए 2, 2 दिया हुआ है 2 रख दिए, a2 का मान दिया हुआ है 3, 3 रख दिए, बराबर b1 का -3 और b2 का +4। तो देखिए ये दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो क्या जानते हैं हम लोग कि यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, तो याद रखिएगा यह कौन सा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, जो आपके ऑप्शन में दिया होगा प्रतिच्छेद करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल है। तो देखिए फिर से वही करेंगे हम लोग, अनंत हल बोल दिया है यहाँ पे। तो और अनंत याद रखिएगा, अनंत हल तभी होगा जब आपका a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, और फिर बराबर हो किसका, c1/c2 का। देखिए यहाँ आपको दे रखा है, तो एक समीकरण आपको दे रखा है, पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि a1 का मान क्या होगा, a2 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा c यहाँ पे लिखा हुआ है, a2 का मान हो जाएगा 6 लिखा हुआ है, b2 का मान देखिए यहाँ पे, सॉरी b1 का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा गया, -1 यहाँ माइनस है तो -1 लिखा गया। b2 का मान हो जाएगा -2 लिखा हुआ है, c1 का मान हो जाएगा, देखिए इधर +2 इधर आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया -2, और c2 का मान हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है +4, इधर लाएंगे किसमें हो जाएगा, -4 में। चलिए अब चेक करते हैं, देखिए आपको बोला है आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चेक करेंगे, देखिए a1 की जगह कितना रख देंगे 6, बराबर b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -2, दोनों रख दिए, माइनस माइनस कट गया। यहाँ भी देखिए c1 का मान है -2 और c2 का मान है -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा 1/2 में। तो किसी एक से हम लोग चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, c/6 बराबर हो जाएगा 1/2। तो जब 2 का हम लोग c का मान निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, मेरा 3 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपको किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या होगा, इसका हल पूछा है। तो देखिए इसका हल निकालने के लिए थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो ये ऑप्शन से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले एक बार। पूरा सॉल्यूशन देखिए आपको दिया है, पहला समीकरण आपको दे रखा है 2x - y = 5। देखिए यहाँ लिख दिए 2x - y बराबर क्या, 5। इसमें से क्या किया हम लोग, x का वैल्यू निकाल ली। आप पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, बस वही उसी का उपयोग करके हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग x को अकेला करके x का मान निकालिए, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा समीकरण था आपका 3x + 2y = 4, इसको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या किए कि समीकरण 1 का मान कहाँ पे रख दिया हम लोग, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 का जो मान था, मतलब x का जो मान था वो कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जहाँ x है वहाँ x की जगह कितना रख दिया हम लोग, 5x + y कितना 2 + 2y = 4। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर देखिए, तो देखिए यहाँ पे 3 को 5 से गुना किए हो गया 15, और 3 को y से गुना किए हो गया कितना 3y, बटे में 2 था रह गया आपका, ठीक है, और +2y, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना लगा दिए 1 लगा दिए, ठीक। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो कितना लगा दिए 1। अब 2 और 1 का एलसीएम करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा उतना ही रहेगा, और 2 उधर 2 से गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 3y और +4y बराबर कितना हो गया 7y, और 2 इधर भागा में था, इधर किस में आ गया गुना में, तो 8, और ये 15 देखिए इधर प्लस में, इधर किस में आ गया माइनस में, तो 7y बराबर कितना -7। तो y बराबर निकालेंगे 7, इधर गुना में उधर भागान जाएगा, कट के कितना आएगा 1। और जब 1 निकल जाएगा y का मान, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपको x का मान मिल जाएगा। देखिए जैसे y का मान हम लोग लिख दिए, y का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 5 + y = 2, तो 5 का 5 रहेगा, y की जगह कितना हो जाएगा -1, तो 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 2 से कट जाएगा आपका, कितना निकल कर आएगा 2। अतः
x का जो मान होगा वो 2 होगा और y का मान कितना होगा -1 होगा। अब चलिए देखते हैं, x का मान 2 और y का मान -1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला कि वह रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। देखिए, जिसका कोई भी हल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत बोलते हैं। जिसका अनंत हल होगा उसको भी संगत बोलते हैं और जिसका एक अद्वितीय हल होगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। लेकिन जिसका कोई हल ही नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल क्या होगा, 2 होगा। चलिए ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पहले जो समीकरण आपको दे रखा था x + y = 9, इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम दे दिए, और आपको जो दे रखा था x - y, इसको हम लोग समीकरण 2 का नाम दे दिए। अब चूंकि देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक y प्लस में है आपका और एक y किस में है, माइनस में है। ठीक है, एक y का प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कट गया। तो x और x को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, x और x को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x, और इधर 9 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10। x का मान निकालिएगा कितना निकल कर आएगा 5। अब क्या कीजिए कि x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे लिखे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को देखिए आप, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 आपका है क्या कि x + y = 9। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5 + y = 9। अब y का मान निकालेंगे, इधर 5 प्लस में, इधर आ गया किसमें, माइनस में। 9 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा 4। इसका मतलब x का मान हो जाएगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बताना आपको कौन सा द्विघात समीकरण है आपका। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम इसमें एक ही समीकरण को सॉल्व किए हैं, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। और देखिएगा दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर अधिकतम का घात का मान अगर यदि 2 बचता है, ठीक है, अधिकतम घात का मान अगर 2 बचता है तो आपका द्विघात समीकरण होगा, और यदि नहीं बचता तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, याद रखिएगा। तो दोनों आपका हो जाएगा, बाद में सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार घर में। एक हम सॉल्व कर दिए यहाँ पे। और हाँ, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, वो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे इस नंबर पे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अगला प्रश्न है, बोला कि यदि विवेकतर डी 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे, क्या होगा मूल। देखिए विवेकतर मतलब क्या होगा कि आपको डी का मान पूछा गया, सॉरी अगर डी का मान अगर डी बड़ा आ जाए, डी बड़ा हो जाए 0 से, तो याद रखिएगा क्या होगा कि डी का जो मान होगा अगर 0 से बड़ा हो तो आपका क्या होगा, ये वास्तविक तो होगा ही, और जो डी का जो मूल निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा। तो याद रखिएगा वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा, भिन्न होगा। वास्तविक और क्या, भिन्न, वास्तविक और भिन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा। चलिए पहले डी का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं हम लोग। ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ कितना है, 1 दे रखा है। ठीक है, ए का मान हो गया 1, बी का मान कितना हो जाएगा +1, और सी का मान कितना होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि याद रखिएगा डी का जो मान होता है वो क्या होता है, डी का मान क्या होता है आपका, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर, देखिए यहाँ पे दे रखा है डी बराबर b² - 4ac। तो जब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला रखेंगे b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर, b का मान कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, -4 इंटू ए का मान आपको कितना दे रखा है a। ठीक है, और c का मान आपको कितना दे रखा है -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इक्वल टू कितना 5। अब देखिए फिर से डी का मान 5 आ गया, डी का मान कितना आया 5 आया। इसका मतलब डी का जो वैल्यू है
डी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ा है। और अभी बताएं कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो आपका वास्तविक तो होता ही है, लेकिन वास्तविक के साथ साथ क्या होता है, असमान या भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तर क्या होगा। याद रखिए फिर से विविक्तर बोला है, मतलब डी का वैल्यू पूछा है। और डी का वैल्यू आपको बता दें फिर से, यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मान लिख लेंगे। ए का मान कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम 1। और बी का मान हो जाएगा -1 और सी का मान कितना हो जाएगा 3। तो डी बराबर जब निकालिएगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह मान रखेंगे कितना, -1 का स्क्वायर की जगह +1 ही होगा। 4 इंटू ए का मान कितना है 1, इंटू सी का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 तो रहेगा ही, और -4 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 1 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -11, जो आपका आया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल अगर समान हो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि डी बराबर 0 है। डी बराबर क्या है, 0 है। तो डी बराबर 0 हम लोग रख लेंगे और के का मान निकाल लेंगे। चलिए पहले देखिए समीकरण में आपको ए बी सी का मान पहले लिखते हैं। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा के। फिर से बताते हैं, ए का मान हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला, बी का मान लिखते हैं एक्स के गुणांक वाला, और सी आपको यहाँ पे जो दिया रहेगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 लिखिए। एक्स का गुणांक देखिए -4 लिखे और सी की जगह कितना दे रखा है, के लिख दिए। ठीक है, अब आगे देखिए डी का, अब देखिए मूल अगर बोला बराबर है तो डी बराबर कितना कर दिए 0, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। बी का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और 4 का स्क्वायर की जगह कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, -4 इंटू ए का मान 1 दे रखा है और सी का मान के दिया तो 4 के हो जाएगा। देखिए इधर -4 के है, इधर -4 के है। ठीक है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि के का मान निकालना 4 इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा। के बराबर कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फिर बोला मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा नियम होता है। हम यहाँ पे गुणनखंड विधि लगा दिए। ठीक है, समीकरण में देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ कितना है 6 है। 6 और 1 को गुना कीजिएगा 6 आएगा। 6 को गुणनखंड कीजिए 2 से 3 बार में। अब इस गुणनखंड से हम लोग किसी तरह बीच वाला संख्या लाते थे। ठीक है, तो 2 और 3 को जोड़ने पर हमको बीच का संख्या मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो जहाँ पे आपका 5 है, जहाँ पे आपका 5 है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 + 3 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे यहाँ जो x है एक बार गुना 2 से भी होगा, एक बार गुना 3 से भी होगा। गुना कर दिए -2x और माइनस का 3x। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -2x और -3x प्लस 6। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखिए x कॉमन हो रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2। इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, -3 कॉमन हो रहा है, x माइनस क्या बच जाएगा 2। अब जो कॉमन करते हैं उसको एक जगह लिखते हैं। देखिए x और -3 को कॉमन किए थे, उसको एक जगह लिख दिए और दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लिए। अब एक बार x - 3 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान 3 आएगा, और एक बार x - 2 लेंगे तो x का मान कितना आएगा 2। इसका मतलब एक बार 2 होगा और एक बार क्या होगा 3 होगा, या कह सकते हैं 3 और 2 जो कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 2 और 3, सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला निम्नलिखित में से कौन एपी है। देखिए एपी उसी को बोलेंगे जिसमें अंतर समान हो। अंतर क्या हो, समान। चलिए चेक करते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर कितना बढ़ गया, देखिए 8 बढ़ गया। यहाँ 2 बढ़ा था, यहाँ कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया। मतलब अंतर समान नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। 1 के बाद 3 मतलब 2 बढ़ा है, 3 के बाद 5 फिर 2 बढ़ा है, 5 के बाद 7 मतलब प्रत्येक में अंतर समान है, इसका मतलब यही एपी होगा। ठीक है, तो आगे क्यों चेक करेंगे हम लोग।
ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैसे देखिए हम यहाँ पे चेक बना दिए हैं, अब वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है एपी, आपको बोला है एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। देखिए जब भी 10वां पद या फिर कोई भी पद निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा इसका। ठीक, जितना बोलेगा आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए A10 बोला है आपको, 10वां पद बोला है, तो ए में से क्या करेंगे हम लोग 9D को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 11 बोलता तो A+10D हो जाता, 12 बोलता तो A+11D हो जाता। ठीक है, तो ठीक उसी तरह याद रखिएगा, यहाँ से D का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा पहले ये देख लीजिए। D का वैल्यू यहाँ पे हम निकालें, याद रखिएगा कि A2 माइनस A1, दूसरे पद में, AP के दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो अंतर होता है उसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मिट गया है, ये 5 होगा। ठीक है, तो देखिए A2 बराबर आपका कितना दे रखा है, A2 बराबर 7 दिया, A1 कितना दिया, 2 दिया, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5। अब वो देखिए A10 जब निकालेंगे हम लोग तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A+9D, A प्लस क्या होगा 9D। अब देखिए A का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हम, 5 निकाले। ठीक, तो चलिए देखिए आगे, 2 प्लस, यहाँ देखिए आपको दे रखा है, यहाँ 2 प्लस 9 और 5 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 45, 45 और 2 को जोड़िएगा कितना होगा 47। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होगी, तो 2 अंक का संख्या शुरू होता है 10 से, लेकिन 10 और 11 3 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए आपका जो पहला विभाजित होने वाला संख्या 3 से होगा वो आपका कितना होगा 12। देखिए आपको यहाँ लिखा है क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद 15, 15 फिर 18, और 2 अंकों का जो अधिकतम संख्या होगा आपका कहाँ तक होगा 99 तक होगा, और 99 भी आपका 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अंतिम पद हो जाएगा आपका क्या 99, और पहला पद हो जाएगा क्या आपका 12। अब पूछा है कि कितना संख्या अब इसके बीच में होगा, 12 से लेकर 99 के बीच में कितना संख्या होगा। तो जब भी संख्या निकालने बोले आपको तो याद रखिएगा फॉर्मूला, इसको रट लीजिए एकदम। ठीक है, क्या होता है an बराबर a+n-1 इंटू क्या d। आपको d निकालने पिछला क्वेश्चन में ही बताएं कि d का मान कैसे निकालते हैं, कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, आपका d का मान निकल जाएगा। वैसे हम देखिए यहाँ पर बना दे दिए हैं। ठीक, d का मान निकालें a2 माइनस a1, दूसरा पद है आपका 15, 15 में से 12 घटाइए, अंतर कितने का आएगा 3 का, और a का मान कितना हो जाएगा, जो पहला पद होगा वही a का मान होगा आपका 12। अब फॉर्मूला रखते हैं, ये 9 मतलब लास्ट पद है। ठीक है, जितने पद का आपको पूछा गया अंतिम पद का, an को क्या बोलते हैं हम लोग अंतिम पद, तो अंतिम पद मेरा कितना हो जाएगा 99, उससे ज्यादा तो 2 अंक का संख्या होता नहीं है, तो an के जगह रख दिए 99, a के जगह रख दिए कितना हम लोग 12, और n-1 तो रहने दिए, n मतलब संख्या ही तो निकालना है, नंबर ही तो निकालना है। d का मान आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 रख दिए। अब देखिए 99, 12 का 12 भी रहने दिए, 3 देखिए ब्रैकेट के बाहर है, इसको गुना कर दिए, यहाँ 3n हो गया और यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब 12 इधर देखिए माइनस में है, इधर सॉरी प्लस में, इधर आएगा किस में हो गया माइनस में, 3 इधर माइनस में, इधर आ गया किस में हो गया प्लस में। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ आपका इधर क्या बच गया आपका, देखिए इधर आपका बच गया 3n, इधर हो गया कितना 99 और प्लस 3। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए और 12 घटा दीजिए तो आपका आएगा 90, 3 इधर गुना में, इधर आ गया भागा में, 3 से कट जाएगा कितना आएगा आपका 30। मतलब 3 अंकों का जो 2 अंकों का जो संख्या होगा 3 से विभाजित होने वाला, वो अधिकतम संख्या आपका कितना हो जाएगा 30 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग, इसमें योग पूछा है तो ऐसे फॉर्मूला लगेगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी हम लोग स्पीड में। अगला प्रश्न देखिए इसमें से, तो जो विषम संख्या होगा 0 और 50 के बीच में, विषम संख्या 1 से होगा 1, 3, 5, 7, और जो 50 तो आपका सम संख्या हो जाता है, 50 से पहले आपका 49 क्या है आपका विषम संख्या, तो अंतिम पद हो गया 49 और पहला पद हो गया आपका कितना 1। ठीक है, अब देखिए आगे a1 का मान 1, d का मान निकालने आपको सिखाएं कि a2 में से a1 को घटा देंगे कितना निकल जाएगा आपका d निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 को घटाइए, 2 का अंतर आएगा, फिर या फिर 5 में से 3 को घटा दीजिए, अंतर वही आने वाला है। अब आगे प्रश्न देखिए, पहले हम लोग जब योगफल निकालेंगे तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, देखिए योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
एस एन इजकल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन। ए जानते हैं आपका क्या होता है, अंतिम पद। क्या होगा, अंतिम, सॉरी, ये होगा आपका पहला पद, ए एन होगा आपका अंतिम पद, और एन होगा उसके बीच का संख्या, उसके बीच का संख्या। तो पहले हमको क्या निकालना है, देखिए अंतिम पद जानते हैं 49 होगा, अंतिम पद कितना होगा 49 होगा। पहला पद जानते हैं आपका ए होगा 1 होगा, ये भी जानते हैं, लेकिन एन का मान हम लोग नहीं जानते। तो एन निकालने के लिए हम लोग पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपको पिछले क्वेश्चन में मिला था। तो पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला रखें, देखिए यहाँ पे ए एन बराबर रखें, ए एन का फॉर्मूला रखें। ए एन से हम लोग क्या किए, एन का वैल्यू निकालिए, एन का वैल्यू कितना निकल कर आया 25, मतलब 0 से 50 के बीच में 25 संख्या आपका क्या होगा, विषम होगा। और जब एन का मान 25 निकल गया तो एन की जगह 25 रख दीजिए, ए का मान 1 होगा, ए एन का मान 49 होगा। सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आएगा 625 आएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, एक सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, आपको बताया कि सभी वृत्त आपका क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, रट लीजिएगा इसको, वैसे जो पढ़े हैं उनको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला कि आकृति में यदि डी समांतर है बीसी का, तो डीबी बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, एई बराबर 1.5 दे रखा है। ठीक है, देखिए बोला आकृति में यदि समांतर दे रखा है आपको। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि अगर ये भुजा, ये वाला भुजा इसके समांतर है, ठीक है, तो आप जानते हैं इसकी भुजा का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एडी बटे डीबी बराबर होगा किसका, एई बटे ईसी का। अब देखिए एपी बाय सॉरी एडी बाय डीबी का मान आपको दे रखा है 2, ठीक है, फिर आपको एई का मान भी आपको दे रखा है 1.5, और ईसी का भी मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा आपको, तो आपका कितना आ जाएगा, एडी बराबर कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, सही आंसर होगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसकी कसौटी को किस नियम से जाना जाता है। देखिए याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज का 2 कोण आपको बराबर दे रखा है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, और ये जो कसौटी होगा आपका किस कसौटी से आपका समरूप होगा, एंगल से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला कि त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें एंगल का मान दिया, हम लिखने भूल गए हैं, एक सेकंड, आपको बुक में ये मिल जाएगा, यहाँ पे एंगल का मान तीनों दिया रहता है, और तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर है, और बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे का समरूप भी होगा। ठीक है, समरूप भी होगा, लेकिन समरूप को लिखेंगे कैसे, ये देखना है कि त्रिभुज एबीसी, जैसे एबीसी लिखे तो उसी तरह पी क्यू आर सीधा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ऐसा किसमें दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा किसका, पी क्यू आर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके लिए क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इसको भी याद रखिएगा, देखिए हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात क्या होगा, क्या जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात होगा। मतलब आपको भुजा का अनुपात दे रखा है तो इसका हम लोग अगर वर्ग कर देंगे, और वर्ग का जो अनुपात होगा वही उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए जब 4 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16, ठीक है, बटे 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 81 आएगा। तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 81 होगा। देखिए 16 अनुपात 81 आपको किसमें दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में। इसको याद रखिएगा एकदम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। एकदम देखिए समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा, ये 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। अब देखिए बीच में हम एक लंब डाल दिए, और जो ये लंब होगा इस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, मतलब आधा a होगा, आधा भी क्या होगा ए। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा कुछ ऐसे। देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ से जब लंब डालेंगे तो यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब आपसे ये पूछा, लंब पूछा है, ठीक है, ये भुजा आपको पता है 2a, ये भी पता है आपको, ये लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए हम यहाँ लिख भी दिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा भी दिए, देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक।
और लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब कर्ण हो जाएगा 2a²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 ये आएगा, जो आपको मिल जाएगा √3 × ये, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, बोला कि त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना दे रखा है, AC बराबर भी दे दिया, BC बराबर, तो कौन B का मान कितना होगा। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 3 भुजा आपको दे रखा है, AB का मान दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे AB का मान दे रखा है कितना, AB बराबर दे रखा है 6√3, BC बराबर 6, ठीक है, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोला कि यहाँ पे कौन B का मान कितना होगा। तो देखिए जब इसका वर्ग किए और इसका वर्ग किए जोड़ दिए, तो इसके वर्ग के क्या हुआ, बराबर हुआ, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर है किसके, कर्ण के वर्ग के। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में है ये नियम लागू होता है। तो कौन B का मान आपका कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। हम पूरा सॉल्व भी कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक, बराबर कैसे होता है ये हम दिखा भी दिए हैं, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए एक वृत्त है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो इसमें स्पर्श रेखा आप कितना भी खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से क्या, अनेक। इसका भी आंसर लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे हम आपको चित्र बना दिए हैं एकदम स्पष्ट रूप से। ये वृत्त है, और वृत्त में ये वाला रेखा क्या है, आपका स्पर्श रेखा है, जिसका लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से एक अन्य बिंदु तक का जो दूरी है वो कितना दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, और ये 12, ये 13। अब याद रखिए जो स्पर्श रेखा है और जो त्रिज्या है उसके बीच में कौन कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। और फिर से लंब निकालने बोला है, तो देखिए यहाँ पे लंब का फॉर्मूला आप रखिएगा, लंब बराबर, ठीक है, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह का है, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए इसका सॉल्यूशन अगले पेज में है, ठीक। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, एक सेकंड। देखिए तो कुछ इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, संकेंद्रीय मतलब क्या होता है कि केंद्र वही रहेगा और एक और वृत्त खींच दिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, और बोला है कि छोटा जो वृत्त होगा उसके उससे एक स्पर्श रेखा की तरह एक जीवा खींच दिए, और बोला है कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितना दे रखा है आपको, 3, और जो बड़े वृत्त का त्रिज्या वो आपको कितना दे रखा है, 5। तो देखिए आपसे पूछा है कि इस जीवा का लंबाई कितना है, तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे आधार, क्योंकि यहाँ कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, और जो आएगा आधार उसी का 2 गुना कर देंगे, आपका जीवा निकल जाएगा। यहाँ देखिए हम सॉल्व कर दिए आपको, तो आपका कितना निकल कर आएगा, 8 सेंटीमीटर। पहले देखिए आधा निकलेगा 4, 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में हम लोग, ठीक है, बोला कि थीटा केंद्रीय कोण को r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, थीटा कोण आपको दे रखा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है πr² इंटू थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। किसमें मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए जैसे एक वृत्त है, ठीक, इसमें जो सबसे बड़ा जीवा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये आपका केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका व्यास कहलाएगा, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, व्यास। अगला प्रश्न है आपका कि r त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। देखिए एक प्रकार से क्या हो जाएगा, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और बोला कि r त्रिज्या थीटा कौन है, यहाँ पे कौन कितना है, थीटा है, त्रिज्या इसका कितना है, r, तो इस चाप का लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, ठीक। तो सूत्र है आपका याद रखिएगा 2πr इंटू थीटा बटे कितना, 360। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। देखिए इसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे हम बना दिए, ठीक है, देख लीजिएगा कि आपको देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे कौन केंद्र है, इसका कौन 60 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ हम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। त्रिज्या आपको दे रखा है, एंगल भी आपको 60 डिग्री दे रखा है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। बोला है कि घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए मान लीजिए 7 मीटर क्या किए, रस्सी से उसको बांध दिए घोड़ा को, तो ये अधिकतम जो दूरी मतलब चर सकता है घास, वो इतने ही दूरी तक चर सकता है, उससे आगे तो जा नहीं सकता है। मतलब एक वृत्त है और वृत्त में आपको त्रिज्या दे रखा है और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो बहुत ही सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ लगा दिए हम, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।